पिछले एक साल में गोल्ड और सिल्वर में आई रैली की वजह से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले बेटर परफॉर्म किया है। इस कैटेगरी का एवरेज 1 ईयर रिटर्न 13% रहा है, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स का रिटर्न सिर्फ 1.5% था। नेचुरली इस वजह से इन्वेस्टर्स इन फंड की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। सिर्फ एक साल में इन फंड्स का टोटल ईवीएम 70% बढ़ गया है, यानी लगभग 1.21 लाख करोड़ से सीधा 2.06 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी गहराई में जाएं तो हकीकत काफी अलग हो सकती है। पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले 27 मल्टी एसेट फंड्स के रिटर्न्स 3% से लेकर 25% के बीच रहे हैं। अब अगर हम इन फंड्स को रिटर्न्स के ब्रैकेट में बांटे तो एक ऐसा फंड है जिसने 5% से कम रिटर्न दिए हैं, 8 ऐसे फंड्स हैं जो 5 से 10% के बीच हैं, 9 फंड्स 10 से 15% के बीच और 5 फंड 15% से 20% के बीच, और 4 फंड ऐसे हैं जिन्होंने 20% से ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इन फंड्स की रिटर्न्स हर जगह काफी अलग-अलग हैं, और इसका मतलब ये है कि ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल अलग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। अब ये बात आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि आपके मल्टी एसेट फंड से रिटर्न्स कैसे आएंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईडी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के पोर्टफोलियोज को डीपली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इन्हें आखिर मैनेज किया जाता कैसे है। इससे आपको सही फंड चुनने में हेल्प मिलेगी, या फिर अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जान सकेंगे कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन फंड से। साथ ही इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि किसी मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे फंड्स के पूरे यूनिवर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विक अपडेट। वाइल हम इस वीडियो में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स पर बात करेंगे, लेकिन क्या आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो आपके लिए सही फंड कौन सा है, ये एक बिल्कुल अलग बात है। और इसी सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए आपको ईटी मनी ऐप पर जाकर फंड का वर्डिक्ट जरूर चेक करना चाहिए। ये एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है। इसके लिए पहले हम आपका रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशन चेक करते हैं, और फिर हम चेक करते हैं क्या कि इस कैटेगरी और इस कैटेगरी में कुछ फंड्स हैं जो उस एक्सपेक्टेशन को मैच करते हैं, और अगर ऐसा है तो हम आपको रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट होराइजन और मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका बताते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप उस फंड में एक टैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कैटेगरी या एक कैटेगरी में कोई फंड आपके लिए सही नहीं है तो हम आपको एक बेटर अल्टरनेटिव रिकमेंड करते हैं। सो डू चेक इट आउट। ओवरऑल टोटल 36 मल्टी एसेट फंड्स हैं जो मिलाकर अप्रैल 2026 तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ईवीएम मैनेज कर रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस अकेले फंड का ईवीएम 83,500 करोड़ से ज्यादा है, जो कि पूरी कैटेगरी के ईवीएम का 40% से भी ऊपर है। हमने एक पिछली वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का एनालाइज किया था। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप उसे बाद में देख सके। अब इस कैटेगरी का एक और एस्पेक्ट ये है कि इसमें ज्यादातर फंड्स काफी नए हैं। लगभग 23 फंड्स यानी टोटल का 64% ऐसे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल से कम है। अब क्योंकि हमें फंड्स को इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझने के लिए एक मिनिमम हिस्ट्री की जरूरत होती है, इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं फंड्स को सिलेक्ट किया है जो कम से कम 2 साल पुराने हैं। इससे हमारे पास 24 फंड बचे और 12 फंड लिस्ट से बाहर हो गए। नेक्स्ट, बहुत छोटे फंड्स को हटाने के लिए हमने 500 करोड़ का एक मिनिमम ईवीएम क्राइटेरिया भी सेट किया था। इससे 5 फंड्स और बाहर हो गए, और अब हमारे पास 19 फंड्स की फाइनल लिस्ट है जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये है इस वीडियो के लिए हमारे फंड्स की पूरी लिस्ट। ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है और इस कैटेगरी के सबसे बड़े और प्रोमिनेंट फंड्स को कवर करती है। तो चलिए अब इस यूनिवर्स को इस्तेमाल करते हैं और पोर्टफोलियो को डीपली एनालाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि इन फंड्स को आखिर मैनेज किया कैसे जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू मैंडेट, मल्टी एसेट फंड्स को एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में मिनिमम 10% एलोकेशन करना होता है। अब आपकी स्क्रीन पर इन 19 फंड्स के पिछले 3 साल का एवरेज एसेट एलोकेशन है, जो इक्विटी, डेट और दूसरे एसेट में डिवाइड किया गया है। इन अदर के सेक्शन में हम गोल्ड, सिल्वर, रीट्स एंड वेट्स, फॉरेन इक्विटी और कैश वगैरह शामिल हैं, और इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी के लिए चलिए इनका ब्रॉड एसेट एलोकेशन चेक करते हैं। यहाँ जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो एकदम साफ है और सबसे ज़रूरी भी। जहाँ कुछ फंड्स का इक्विटी एलोकेशन 65% और उससे ज़्यादा है, यानी जो इक्विटी ओरिएंटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ 7 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने इक्विटी में 65% से कम एलोकेशन किया है। इनमें डीएसपी, इडलवाइस, महिंद्रा मनुलाइफ, निपॉन इंडिया, क्वांट, एसबीआई और वाइट ओक का नाम शामिल है। इडलवाइस ने एवरेज सिर्फ 32% एलोकेट किया है, वाइट ओक ने सिर्फ 35%,
एसबीआई ने सिर्फ 41% और इसी तरह बाकी फंड्स ने भी कम एलोकेशन रखा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन फंड्स को डेट और दूसरे एसेट्स में एलोकेशन बाकी फंड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। एडलवाइज ने अपने पोर्टफोलियो का लगभग आधा हिस्सा डेट में एलोकेट किया है। एसबीआई ने 1/3 और वाइट ओक ने 29% और बाकी फंड्स का भी ऐसा ही ट्रेंड है। क्वांट के पोर्टफोलियो का 40% से ज़्यादा हिस्सा अदर्स में एलोकेट किया गया है। डीएसपी ने अपने पोर्टफोलियो का 39% और वाइट ओक ने 36% से ज़्यादा हिस्सा अदर्स में रखा है। अब ये बात सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स के व्यू से ही नहीं, बाकी टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है। जो मल्टी एसेट फंड्स डोमेस्टिक इक्विटी में 65% से कम रखते हैं, उन्हें इक्विटी जैसा टैक्सेशन ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, लेकिन डेट में 65% से कम एलोकेशन होने की वजह से इन पे डेट फंड्स की तरह स्लैब रेट पर टैक्स नहीं लगता, चाहे आपका होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो। ऐसे फंड्स पर स्लैब रेट तभी लगता है जब इन्हें 2 साल से पहले बेचा जाए, और अगर 2 साल के बाद बेचा जाए तो बिना 1.25 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के एग्जाम्पशन के इस पर स्टेट 12.5% टैक्स लगता है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी फंड्स में इन्वेस्ट किया है या करने की सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो अभी तक जो इक्विटी एलोकेशन हमने देखा वो ग्रॉस इक्विटी एलोकेशन था। किसी भी फंड का एक्चुअल ओरिएंटेशन समझने के लिए उसका नेट इक्विटी एलोकेशन चेक करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये नेट इक्विटी एलोकेशन आखिर होता क्या है? नेट इक्विटी एलोकेशन का मतलब है एक्चुअल इक्विटी एलोकेशन में से डेरिवेटिव एक्सपोजर को माइनस कर देना। काफ़ी सारे फंड जिनमें मल्टी एसेट फंड्स भी शामिल हैं, अपना इक्विटी एक्सपोजर कम करने के लिए हमेशा अपने इक्विटी शेयर्स को नहीं बेचते, बल्कि वो अपने नेट डायरेक्शनल एक्सपोजर को ऑफसेट करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है। आप उस वीडियो को देखकर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर 19 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का नेट इक्विटी एलोकेशन है और साथ ही उनका ग्रॉस इक्विटी एलोकेशन भी है। अब अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो बंधन, एचडीएफसी और मिराई एसेट ने बाकी फंड्स के मुकाबले इक्विटी में थोड़ा कम एलोकेशन मेंटेन किया है। इन फंड्स ने डेरिवेटिव्स के जरिए अपना नेट एक्सपोजर को कम रखा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो इक्विटी में काफ़ी हाई एलोकेशन रखते हैं, जिसमें एक्सिस, बड़ौदा बीएनपी, एचएसबीसी और टाटा शामिल हैं। अब अगर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो सबसे क्लियर एग्जांपल है इडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। इसका एवरेज नेट इक्विटी एक्सपोजर सिर्फ 0.6% है, यानी कि लगभग नील। अब आखिर इसकी वजह क्या है? इडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्लेम करता है कि वो इस सेगमेंट में सबसे अलग है। इस फंड का पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड है और ये अपने इक्विटी और गोल्ड और सिल्वर एक्सपोजर्स को पूरी तरह हेज करके चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही इसके पास इक्विटी और गोल्ड और सिल्वर होल्डिंग हो, लेकिन इसका नेट डायरेक्शनल एक्सपोजर जीरो के बिल्कुल करीब है। ये फंड हाइब्रिड स्पेक्ट्रम के अंदर खुद को आर्बिट्राज और इक्विटी सेविंग्स फंड्स के बीच में पोजीशन करता है। ये फंड अपने पोर्टफोलियो का 25 to 45% इक्विटी आर्बिट्राज में, 45 to 65% फिक्स्ड इनकम में और 10 to 15% गोल्ड सिल्वर आर्बिट्राज में एलोकेट करने की कोशिश करता है। अब याद रखिए, जब हमने पिछले 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले 27 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के रिटर्न चेक किए थे तो उनमें एडलवाइज नीचे से दूसरे नंबर पर था, यानी सेकंड लास्ट था। अब क्योंकि हम इसका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल अच्छे से समझ चुके हैं तो ये परफॉर्मेंस देखकर किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इससे भी ज़रूरी बात, ये हमें ये बताता है कि मल्टी एसेट स्पेस के अंदर हम किसी भी दो फंड्स के अलग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हमें हमेशा उनके एसेट एलोकेशन को अच्छे से जानकर और ये समझकर कोशिश करनी होगी कि आखिर वो फंड करना क्या चाहता है। अब जब ये बात साफ हो गई है तो चलिए इन फंड्स को दूसरे एलोकेशंस की ओर ध्यान डालते हैं और कुछ और बड़े इंसाइट्स निकालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। इक्विटी और डेट के अलावा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एक्सपोजर गोल्ड, सिल्वर, रीट्स इनवेट्स और फॉरेन इक्विटी में भी होता है। यहाँ तक कि इनका एक्सपोजर क्रूड ऑयल और कॉपर जैसे दूसरे कमोडिटीज़ में भी होता है, लेकिन वो आमतौर पर इतना छोटा होता है कि उस पर अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ सिर्फ 3 मेजर सेगमेंट्स पे फोकस करेंगे: गोल्ड एंड सिल्वर, रीट्स इनवेट्स और फॉरेन इक्विटी। अब मल्टी एसेट फंड्स में एक सबसे बड़ा यूएसपी होता है कि उनका गोल्ड और सिल्वर एलोकेशन। पिछले 1 साल में गोल्ड लगभग 62% ऊपर रहा है, वहीं सिल्वर ने लगभग 164% का रिटर्न दिया है, लेकिन उसके मुकाबले निफ्टी 500 बिल्कुल फ्लैट रहा है। इसीलिए इन्वेस्टर्स के बीच मल्टी एसेट फंड्स की अट्रैक्शन अब काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि इन फंड्स के एसेट एलोकेशन में पहले से ही गोल्ड और सिल्वर शामिल होता है।
ऑफ कोर्स ये एलोकेशन हर फंड में अलग अलग होता है और इन्वेस्ट करने से पहले इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये डेटा आसानी से नहीं मिलता, बल्कि इसे हर फंड के अलग अलग फैक्ट शीट से बहुत मेहनत करके निकालना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये डेटा आपके एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने काफ़ी रिसर्च करके इस पूरे डेटा को निकाला है। तो जो डेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम उन फंड्स की बात करें जो गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी एलोकेशन रखते हैं, तो उनमें व्हाइट ओक, सुंदरम, डीएसपी, बड़ौदा पीएनपी सबसे आगे हैं। इनका गोल्ड और सिल्वर एलोकेशन लगभग 15% से लेकर 18% के बीच रहा है। अगर उन फंड्स की बात करें जो गोल्ड और सिल्वर में एलोकेशन काफ़ी कम रखते हैं, तो उनमें इडलवाइज जो अपने पूरे गोल्ड और सिल्वर एक्सपोजर को हेज करता है, और टाटा शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, यानी रीट्स और इन्वेट्स का एक्सपोजर की। यहाँ व्हाइट ओक, महिंद्रा मनुलाइफ, एसबीआई और आदित्य बिरला का एवरेज एलोकेशन 3% से लेकर 6.5% के बीच रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंधन, इडलवाइस, निपॉन, एचएसबीसी, सुंदरम और टाटा जैसे फंड्स रीट्स और इन्वेस्ट में कोई एक्सपोजर नहीं रखते हैं। फाइनली अगर फॉरेन इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो सिर्फ गिने चुने फंड्स के पास ही इनका एक साइजेबल एलोकेशन है, जैसे कि डीएसपी, निपॉन इंडिया और बंधन। तो फिर इन सभी में से सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और वर्सेटाइल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कौन सा है, यानी एक ऐसा फंड जो आपको लगभग हर एसेट क्लास में एक्सेस देता हो? वेल, डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस क्राइटेरिया पर सबसे अलग स्टैंड करता है। इनके पास लगभग हर एक एसेट क्लास का एक्सपोजर है। इसका एवरेज नेट इक्विटी एक्सपोजर लगभग 37% है, डेट 17%, नेट गोल्ड एंड सिल्वर 15%, रिटर्न इन्वेस्ट 1.4% और ओवरसीज इक्विटी 14% है। अब इस फंड के पास अपने हर एक एसेट बकेट के लिए एक बिल्कुल क्लियर और डिफाइंड स्ट्रैटेजी है, और ये वाइडर डाइवर्सिफिकेशन पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। सितंबर 2023 में अपनी शुरुआत से लेकर अभी तक इस फंड ने काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन किया है। ओके, तो चलिए इस वीडियो के कंक्लूडिंग सेक्शन में चलते हैं और सारे की टेकअवेज को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक ही अम्ब्रेला के नीचे कई सारे एसेट्स को एक साथ लाते हैं, और इस तरह ये आपको कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करते हैं। पहली बात, आपको अलग अलग एसेट क्लासेस के लिए अलग अलग फंड चुनने की कोई ज़रूरत नहीं। एक सिंगल मल्टी एसेट फंड से आपका पूरा काम हो जाता है। दूसरी बात, आपको रीबैलेंसिंग के लिए भी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। ये फंड्स के अंदर अपने आप हो जाती है और इस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होता। इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी एक एसेट क्लास के उतार चढ़ाव से सेफ रहते हैं और आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो मिलता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा, सभी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकती है। इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करना और इनके डिटेल्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रिटर्न्स को देखकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अलग अलग मल्टी एसेट फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और उनकी ओरिएंटेशन काफ़ी अलग होती है, इसलिए उनके रिटर्न्स को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको उस एसेट एलोकेशन के साथ जाना चाहिए जिससे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और एक बात, इस कैटेगरी के ज़्यादातर फंड्स अभी काफ़ी नए हैं, इसलिए उनका कोई एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो सिर्फ परफॉर्मेंस के अलावा आप डिजायर्ड एलोकेशन, फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, ये सभी आपके पोर्टफोलियो के लिए सही फंड सिलेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी फैक्टर्स हैं। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू डिड, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.